हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो उस दिन मैंने राज्यसभा जो पढ़ाया उसमें मैंने खुद देखा, बाद में उतना ढंग से जो है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में पढ़ाया और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे लग रहा था कब मैं ये टॉपिक पूरा करूँ, है ना। तो आज मैं उसको फिर से आराम से पढ़ा रही हूँ और पूरा टॉपिक आज राज्यसभा का कवर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित तो नहीं किया जा सकता, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता मेरे बच्चों, तो इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अब देखिए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या जो हमारी राज्यसभा में सीटों की है बच्चों, तो वो क्या है, वो है हमारी 250 यानी 250। कितनी है, 250। अब देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या है कितनी, 245। कितनी, 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किस किस का, तो राज्यों का भी होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है, राज्यों का भी और संघ शासित जो हमारे क्षेत्र होते हैं उनका भी। ठीक है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं, तो जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती कैसे चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या। किस बात पर निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या। राज्य में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा आप जानती ही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या जो के आधार पर ही हमारी सीटें और निर्वाचन क्षेत्र जो है वो डिसाइड होते हैं। तो लोकसभा में भी सर्वाधिक सीटें जो हैं वो और साथ में राज्यसभा में भी सर्वाधिक सीटें किसकी है, यूपी की। ना भी याद हो वैसे भी ध्यान रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो वहीं के लोगों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा और लोकसभा दोनों में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 31 यानी कि 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है, तो देखिए, एक तो ओडिशा है और एक राजस्थान है। दोनों को ही आप देख सकते हैं कि समान प्रतिनिधित्व मिला है। एक पूर्व में है ओडिशा और पश्चिम में है हमारा क्या, राजस्थान। पूर्व में ओडिशा और पश्चिम में राजस्थान, इनको राज्यसभा में क्या मिला है, समान प्रतिनिधित्व। अच्छा, अब उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो दिल्ली व पुदुचेरी। अच्छा, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात को राज्यसभा में समान जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये तो दोनों आसपास ही है, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो फिर भी इतना दूर नहीं है। बाकी ओडिशा और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था दूरी में, लेकिन फिर भी वो क्या है, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। और संघ शासित क्षेत्रों में जो है दिल्ली व पुदुचेरी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं, तो 16। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं, 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। मतलब देखिए, सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद तमिलनाडु में। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितने से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम जो राज्यसभा में चुनाव में के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है कितनी, 30 ईयर्स। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने के लिए, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं, तो 2 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं, तो होता है 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है, नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है, तो वो भी नहीं।
लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। देखिए बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 2/3 का सेवानिवृत्ति हो जाती है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, लेकिन नहीं, 2 वर्ष बाद तो होती है, लेकिन कितने की होती है? 1/3 की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले मैं सही बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। अब मैं आपको गलत कथन बता देती हूँ कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा और राज्यसभा में सही कथन बताना है। अभी मैं सही बता रही हूँ, बाद में गलत वाला बताऊंगी। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को भी नहीं है, ना राष्ट्रपति को, ना उच्चतम न्यायालय को, ना उपराष्ट्रपति को, ठीक है। बाकी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये सभापति होते हैं, लेकिन कभी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा सभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा। राज्यसभा देख लिए कितना विडम्बना है, वो भाग्य की विडम्बना भीष्म पितामह का आपको याद होगा महाभारत में, कि जो इसके सभापति होते हैं वो इसके सदस्य तो होते ही नहीं है, ठीक है। अध्यक्षता, तभी तो इन्होंने पूछा किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, मतलब जो सदस्य नहीं है। तो ये क्या है? राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो ये करता है उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अब देखिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना, देखिए निर्वाचन आयोग लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी जो हमारा अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो केंद्र स्तर की हैं, यूपीएससी के थ्रू जो होती हैं, ये हमारी राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? तो मैं बताती हूँ, 2 हैं। ये 2 अधिकार जो है लोकसभा को नहीं है, किंतु हमारी राज्यसभा को दिए गए हैं। क्या क्या है? एक तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, दूसरा अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ठीक है। अब देखिए नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है किसका? राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। तो जो अखिल भारतीय सेवा जो सृजित करना है उसका अधिकार हमारे अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। अच्छा, बाकी की जो है मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं चलती हूँ, धन्यवाद। तो वीडियो में अभी राज्यसभा हमारा पूरा नहीं हुआ था, तो हम पूरा करते हैं उसको। तो इसमें क्या है? केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। क्या
केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकती है? यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। तो केंद्रीय संसद कब बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर कानून? जबकि हमारी जो तो अभी भी राज्यसभा हमारा पूरा नहीं हुआ है, उसको मैं करवा देती हूँ आपको। तो मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो मात्र 14 दिनों तक। धन विधेयक, देखिए धन के बिना कोई भी काम नहीं होता इस दुनिया में। तो राज्यसभा अगर ज़्यादा दिन के लिए रोक देगी तो ये बताइए कि कार्य किस प्रकार होगा? कार्य होगा कम से कम 14 दिन के लिए आप वो रोक सकती है, अधिकतम 14 दिन के लिए, ठीक है।